साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम इस विषय पे बात करेंगे कि जो वो बार बार किसान आंदोलन में बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता कांग्रेस को बीच में ला रहे हैं। कांग्रेस के बारे में साथी समझना है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमको वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का ये बात क्यों बोल रहे हैं, हमको राजनीतिक रूप से समझना है। बहुत जगह बोल चुके हैं कि आर्थिक नीतियों के रूप में भाजपा और कांग्रेस का आर्थिक नीति एक ही है। जिन नीतियों को मनमोहन सिंह लागू कर रहे थे, जब बीजेपी और आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी उसका विरोध कर रहे थे, आज वही नीतियां, आर्थिक नीतियां नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह लागू कर रहे हैं। और आज कांग्रेस भी विरोध का नाटक कर रही है। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब इन्होंने एमएसपी का जो मांग किया था वो यही मांग किया था जो मांग आज के किसान कर रहे हैं। तो उस समय सरकार में कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इसलिए ये उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो अब ये वही कर रहे हैं जो उस समय मनमोहन सिंह कर रहे थे। तो हमको ये समझना है कि बीजेपी, कांग्रेस राजनीतिक रूप से आर्थिक नीतियों के पक्ष में, चाहे श्रम कानूनों का मामला हो, श्रम कानूनों के मामले में भी कांग्रेस और भी श्रम कानून खत्म कर रही थी। बहुत सारे श्रम कानून बदले उनने और धीरे धीरे पूरे श्रम कानूनों को नष्ट करना चाह रहे थे। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने सारे 44 कानून श्रम कानून नष्ट करके 4 संहिता लेके आ गए। कांग्रेस भी निजीकरण कर रही थी, वो धीरे धीरे करके कर रही थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी निजीकरण कर रही है। तो आर्थिक पक्ष की जो नीतियां हैं उसमें भाजपा में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, ये हमको समझना है। कांग्रेस को इस आंदोलन को चला रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये समझना, इस आंदोलन को बदनाम करना है तो किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? जिसको देश की जनता ने नकार दिया। उन्होंने कांग्रेस को गद्दार, बेईमान और सबसे चोर पार्टी इस तरीके का घोषित कर दिया। राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बना दिया। तो ये जो कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र किया, देश की जनता भी उस षड्यंत्र में आई और देश की जनता ने कांग्रेस के प्रति एक नकारात्मक रुख को अपनाया और उसको सत्ता से बाहर किया। सत्ता से बाहर अकेला नहीं किया, उसको एक बिल्कुल कोने में बिठा दिया। इतनी कम सीटें उसकी आई, कांग्रेस के जो राजनीतिक वजूद को सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा दिया। तो कांग्रेस के प्रति एक गुस्सा है लोगों के अंदर, जिस गुस्से को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के षड्यंत्र ने पैदा किया। तो अब इस आंदोलन को यदि कांग्रेस से जोड़ते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि जो जनता है वो कांग्रेस को बहुत ही नकारात्मक रूप में देख रही है, तो इस कारण से इस आंदोलन को भी नकारात्मक रूप में देखेगी। ये इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता इसको कांग्रेसियों का षड्यंत्र समझ के इस आंदोलन के प्रति सीरियस ना हो और इस आंदोलन को समर्थन ना दें, इससे दूर रहें। एक षड्यंत्र तो यह है जिसको हमको समझना है। अभी जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उसके साथ कांग्रेस खड़ी होती है। वामपंथी दल भी जो ये धर्मनिरपेक्षता का जो आंदोलन चलता है उसके साथ में इसके साथ खड़े होते हैं। और कुछ जगह ये भी है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो उसके साथ कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन भी हो रहा है। ये सारे सवाल हैं हमारे सामने जो हमारे साथी उठाते हैं। इसमें हमको एक एक करके समझने की जरूरत है कि कांग्रेस का एक स्वरूप है जो सकारात्मक है कि वो धर्मनिरपेक्ष जो देश की अवधारणा है उसको मानते हैं। जब भी धर्मनिरपेक्ष की एक बात आती है, धर्मनिरपेक्ष की या देश की एकता की बात आती है, तो कांग्रेस के साथ में वामपंथी दल भी खड़े होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वामपंथी दल हैं वो कांग्रेस की पूंजीवादी जो नीतियां हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की जो नीतियां हैं उसको समर्थन कर रहे हैं। ये हमको थोड़ा सा समझना है, बारीकियां हैं। तो जब भी ये संघर्ष होगा तो कांग्रेस के साथ वामपंथी दल भी खड़े नजर आएंगे और नजर आते हैं, ये हमको समझना है। अगर इसके आगे का जो पार्ट आते, राजनीति में जब हम आते हैं तो जब भी राजनीतिक रूप से आर्थिक नीतियों का संघर्ष होता है तो उसके अंदर जो है कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो वामपंथी दलों की आर्थिक नीतियां हैं, वो बिल्कुल उल्टी हैं, बिल्कुल भिन्न हैं।
इसलिए आर्थिक नीतियों के सवाल पर कांग्रेस के साथ में वामपंथी दलों का एकता नहीं हो सकता, ना होगा, यह भी हमको समझना है। तीसरा चीज यह समझना है साथियों कि जो चुनावी गठबंधन वाला बात है, अभी परिस्थिति देश के सामने इस तरीके से हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कमजोर थी, षड्यंत्र कर रहे थे मगर राजनीतिक रूप से वो ताकतवर नहीं थे, राजसत्ता के हिस्सा नहीं थे, तब लड़ाई जो कांग्रेस के साथ जो वामपंथी दल लड़ रहे थे वो सीधे आर्थिक नीतियों पे, आर्थिक मोर्चे के सवाल पे लड़ रहे थे और सीधा संघर्ष कांग्रेस और वामपंथी लेफ्ट पार्टियों के बीच में था। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी जो राजनीतिक ताकत थी वो कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां थी हमारे देश के अंदर आजादी के होने के तुरंत बाद, ये हमको ध्यान रखना है। तो पहली लड़ाई किस किस की चल रही थी? कांग्रेस की और वामपंथी दलों का सीधा संघर्ष चल रहा था, ये हमको समझना है। अब धीरे 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 आते ही आज का जो वक्त है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सत्ता में आ गए हैं और ये खाली आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, ये वो समाज के जो एकता का विचार है, एकता की जो अवधारणा है, देश को जोड़ने की जो ताकतें हैं उनको तोड़ती है, उस विचार को तोड़ती है। देश के अंदर आप देखें 2014 से मुसलमानों के प्रति हमले, ईसाइयों पे हमले, कम्युनिस्टों पे हमले, बुद्धिजीवियों पे हमले, एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं पे हमले, संविधान पे हमले। तो ये जो ये कर रहे हैं, ये इस पूरी जो बुनियाद है, विचार की जो बुनियाद है, सामूहिकता की जो बुनियाद है, उसको तोड़ना चाहते हैं, राज सत्ता का दुरुपयोग करके इसको तोड़ना चाहते हैं। आज कांग्रेस और वामपंथी दल का विचारधारा का एक लड़ाई है, वो सही है, वर्गीय एक लड़ाई है, वो बिल्कुल सत्य है, मगर इसके साथ में जो एक नया और ऐसी ताकत आ गई जो इस वर्गीय लड़ाई के पहले ये जो समाज का जो संरचना है, हमारे देश का जो संरचना है, देश की एकता का जो संरचना है, इसको तोड़ करके, इसको तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहा है, पहले देश को बचाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, उसकी जो ये पूरी हरकतें हैं, इसको रोका जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक ताकत है उसको कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को राज सत्ता से बाहर किया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि यदि राजनीतिक रूप से भी जो गठबंधन हो रहे हैं, चुनावी गठबंधन भी हो रहे हैं, यदि हम ऐसी ताकतों को, बीजेपी जैसी जो ताकत है या इसके साथ जुड़ी हुई जो भी ताकतें हैं, ऐसी ताकतों को हम अगर अलग थलग करने में कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने की जरूरत पड़ती है तो हमको कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करना चाहिए, या गठबंधन कर रहे हैं, इसी सोच के साथ कर रहे हैं, ये हमको समझना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कांग्रेस के साथ हो गए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके साथ हमने संशोधन कर लिया। इसका अर्थ यह है कि ये हमारा देश पे हमला हुआ है, देश की एकता पे हमला हुआ है, देश के संविधान पे हमला हो रहा है, देश की संप्रभुता पे हमला हो रहा है। इसको बचाने के लिए कांग्रेस के साथ हमने ये समझौता किया है, या कांग्रेस के साथ ये वामपंथी दल समझौता कर रहे हैं, या धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करके उनको इस बीजेपी के जो ताकत है उसके खिलाफ टकरा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इन ताकतों को पीछे किया जा सके, इन ताकतों को कमजोर किया जा सके। तो ये लड़ाई है साथियों, जिसको हमको समझने की जरूरत है। कांग्रेस के बारे में हमको इस रूप में समझना है, कांग्रेस के बारे में राजनीतिक रूप से समझना है। मैं फिर कह दे रहा हूं, आर्थिक रूप में कांग्रेस भी पूंजीवादी पार्टी है, कांग्रेस भी पूंजीपतियों की पार्टी है, कांग्रेस भी पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहती है, यह हमको समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी की जो ये फांसीवादी विचार है, देश को तोड़ने वाला विचार है, इसको पीछे धकेलेंगे तो इसके बाद जो पहला सवाल होगा वो यही सवाल होगा,
जिसका मुकाबला कांग्रेस से ही होगा, जिसका संघर्ष कांग्रेस के साथ ही भी होगा। ये हमको समझना और इसमें हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ रखनी है, हमको स्पष्ट रहना, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे का एक चीज और समझना है, कांग्रेस का जो चरित्र शुरू से रहा है और इस चरित्र ने देश के वामपंथी दलों को भी कंफ्यूज किया है, जिसके कारण से वामपंथी दलों के अंदर 1964 में बंटवारा हुआ। वो ये है कि कांग्रेस एक्सट्रीम पूंजीवादी पार्टी नहीं है, अति दक्षिणपंथी संगठन की भांति वो रिएक्ट नहीं करते। जैसे उन्होंने ये पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी हुई, जो पब्लिक सेक्टर बनाया, उसको पैदा किया, राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल वामपंथी दलों का जो सोच है उस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। जब ये कर रहे थे तब जो एक दल, एक ग्रुप था वामपंथियों का, जो इस बात से संतुष्ट हो गया था कि ये जो कांग्रेस कर रही है वही तो कर रही है जो हम चाहते हैं, और एक ग्रुप था जो ये कह रहा था जो ये कर रहे हैं कर तो रहे हैं मगर इनका चरित्र पूंजीवादी है, ये आगे चल करके पूंजीवादी व्यवस्था को ही ताकतवर करेंगे, इनके झांसे में हमको नहीं आना चाहिए। वो यही प्रमुख बात थी जिस बात के कारण से वामपंथी दलों के अंदर जो है आपस में मतभेद हुए और मतभेद के ऐसे हुए कि बंटवारा हो गया। ये जो है उस बात की बुनियाद है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बिल्कुल वन साइड है, कांग्रेस भी निजीकरण की तरफ बढ़ रही थी मगर वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो कह रहे थे कि जो घाटे में है उनको बेचेंगे, ये हमको समझना है। और कांग्रेस का एक कॉन्सेप्ट था कि जो राष्ट्रीयकरण वाला जो है उसको एकदम से वो खत्म कर दें, ये उनके भाव के अंदर सीधे तौर पे नहीं आ रहा था मगर उनकी नीति ये थी। हो सकता जनता की दबाव अगर बढ़ता तो इसको वो लागू नहीं कर पाते, मगर बीजेपी का चरित्र बिल्कुल एक तरफा है। बीजेपी बिल्कुल वन साइड तरीके से नंगे रूप में पूंजीवादी व्यवस्था, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ में एक तरफा चलना चाहती है और हम देख रहे हैं कि एक तरफा उसने चल दिया है। सब कुछ बेचने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की नीतियां हैं, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का हमारे देश पे आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कराना है, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का जो उनका रास्ता है उन्होंने नंगे रूप में एक तरफा बना दिया है। तो यह भी एक फर्क है कांग्रेस का और बीजेपी का, जिसको हमको समझना है। मगर नीतिगत रूप में फिर समझना है कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में आर्थिक पक्ष में, आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। हमको अभी अलग अलग करना है। तीन खराब चीजें हैं हमारे पास। पहले बीजेपी आरएसएस के रूप में है जो देश को पूरा षड्यंत्र करके बर्बाद करने की कोशिश करे। पहले हमको उसको लड़के उसको अलग थलग करना है, उसको साइड करना है, उसको कमजोर करना है। दूसरा हमारा पर लक्ष्य होना चाहिए कि कांग्रेस के रूप में जो पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको पलटना है। उससे संघर्ष करके उस नीतियों को पलट करके हमको समाजवादी व्यवस्था और जो समाजवादी व्यवस्था की जो नीतियां हैं उनकी तरफ हमको देश को ले जाना है। तो पहला संघर्ष ये है। दूसरा संघर्ष ये है, तो हमें स्पष्ट रहना है। इसलिए साथियों, कांग्रेस के चरित्र को लेकर के या कांग्रेस की बातचीत को लेकर के, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वो कम्युनिस्टों पे हमला करते हैं, वो कम्युनिस्टों को टारगेट करते हैं, कम्युनिस्टों के आंदोलनों को तोड़ते हैं जो हमारे आर्थिक आंदोलन होते हैं। सारे आर्थिक आंदोलनों को कांग्रेस तोड़ती है। श्रम कानूनों को भी कांग्रेस ने तोड़ा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस का चरित्र और भाजपा का चरित्र आर्थिक नीतियों के ऊपर एक है, ये हमको समझना है। तो ये साथियों क्रमवार लड़ाई है जिसको हमको ध्यान रखना है। वो इसी सीक्वेंस को समझ करके हमको एक एक करके इस लड़ाई को समझते हुए आगे बढ़ना है। ये लड़ाई एक बार में नहीं होगी, एक झटके में नहीं होगी। ये हमको अलग अलग सीक्वेंस में लड़ना पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में लड़ना पड़ेगा।
जैसे एक हिस्सा फतह करेंगे तो हमको दूसरा हिस्से के लिए लड़ना पड़ेगा, दूसरा हिस्सा हम फतह करेंगे तो हम फिर तीसरा हिस्से के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। ऐसा सीक्वेंस में होगा जिसको हमको समझना है साथियों। और फाइनली हमारा लक्ष्य वही होगा जो समाजवादी व्यवस्था की क्रांति, समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ना, हमारे मुल्क के अंदर, देश के अंदर आम जनता की हुकूमत, समाजवादी व्यवस्था को कायम करना, मजदूर किसान मेहनतकश वर्ग की व्यवस्था को कायम करना, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है, राज सत्ता है, इसको खत्म करना, यही हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य होना चाहिए जिसको हमारे देश की जनता को समझाना है हमको। और हमारा जो लक्ष्य है वो देश की जनता का लक्ष्य है, देश की जनता का राज हो, ये हमारा लक्ष्य है। यही लक्ष्य देश की जनता का है। देश में कोई भूखा ना सोए, ये देश की जनता का लक्ष्य है। देश की जनता जो संसाधन है वो देश की जनता की सहूलियतों के लिए मिले, ये देश की जनता का लक्ष्य है। देश के नौजवानों को रेगुलर नौकरी मिले, उनको सही तरीके का रोजगार मिले, देश के नौजवान का लक्ष्य है। तो ये हमको समझना है साथियों, देश की जनता का लक्ष्य, देश की जनता के प्रतिनिधि हम हैं, पूंजीवादी पार्टियां नहीं हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है। ये हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है और देश को, जनता को समझाने की जरूरत है। स्पष्ट तौर से इसको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारी दिशा क्लियर होगी तो जनता हमारे साथ ताकतवर तरीके से खड़ी होगी, उनको समझ में भी आएगा। स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए साथियों ये मैंने लंबा डिस्कशन किया ताकि हमारे साथी इस बात को समझ सकें। और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, आप समझ पाएंगे। और आपसे मेरा अपील है, जो खासतौर से हमारे संगठन के साथी ये सवाल उठाते हैं, वामपंथी लोग सवाल उठाते हैं, यदि आपके सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि आप सहमत हैं तो ये भी लिखें कि आपने जो बोला है इस बात से हम सहमत हैं। तो मैं आपके कमेंट्स की अपेक्षा रखूंगा कि आप इसके कमेंट्स जो आएंगे उसको मैं देखूंगा ध्यान से, और अगर कोई सवाल होंगे तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं साथी। और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कांग्रेस के चरित्र के बारे में आपके सामने बात रखी है, इससे आप समझ पाएंगे और अपने आप को स्पष्ट करके अपनी दिशा को जो आगे जिस तरफ बढ़ाना है उसको समझ पाएंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ पाएँ, हमारे लोग समझ पाएँ, हमारे बारे में लोग समझ पाएँ। और दूसरा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि ये सारी जानकारी के वीडियो आपको मिल सके। और तीसरा निवेदन है, इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। लाखों हमारे प्ले लिस्ट पर जाएँ, किसान आंदोलन की सीरीज है, दर्शन की सीरीज है, बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।